इंड एस 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस। तो जिस ईयर से अपने ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होता है या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन एज पर इंड एस बनाते हैं, तो अपन को उसके एक साल पहले का कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एज पर इंड एस बनाना पड़ता है। जैसे मान लो कि अपने ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2024 से, तो अपने को कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का। ये जो 1 अप्रैल 2023 है ना, इस डेट को अपन बोलेंगे ट्रांजिशन डेट। जो भी एडजस्टमेंट्स एएस टू इंड एस वो सब होंगे वो इसी डेट पे होंगे, ये ट्रांजिशन डेट कहलाएगी। अब इसमें काम का इतना सा ही है कि सर्टेन आइटम्स के कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे ही अलग से दे रखे हैं, वही काम के हैं और इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन डायरेक्ट वही शुरू करते हैं। सबसे पहला है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। यदि ऑप्शन अपने पास कौन से हैं, वेस्टेड वाले हैं, तो या तो अपन कंटिन्यू करेंगे विद प्रीवियस गैप वैल्यू जो एएस के हिसाब से है, या फिर अपन करेंगे फेयर वैल्यू यदि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन। और यदि ईसॉप के ऑप्शंस अनवेस्टेड वाले हैं, तो अपन उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे एज पर इंड एस 102। अब अगला है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसमें यदि अपने पास फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है, तो या तो अपन उसको रीसेट कर देंगे जीरो वैल्यू पे, मतलब बिल्कुल जीरो कर देंगे, या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली उस पर एज पर इंडेक्स 21 रिकॉर्ड करेंगे उसको। ठीक है। और फॉरेन फॉरेक्स गेन लॉस और लॉन्ग टर्म लोन्स है, तो अपने पास यदि कोई एग्जिस्टिंग लोन है अंडर ऑप्शन 2 पैरा 46 46 ए, ये सब आईसीआई लिख के दे देगा कि अंडर ऑप्शन पैरा टू 46 46 है। तो अपने पास दो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे भी, या तो अपन प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे उसको, या फिर इंडेक्स 21 अडॉप्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि न्यू लोन है या फिर एग्जिस्टिंग लोन है वेर ऑप्शन 1 वॉज टेकन, तो फिर वहां पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, अपने को इंडेक्स 21 अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब आप समझे कि फॉरेक्स गेन लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स पे यदि कोई एग्जिस्टिंग लोन है, और वहां पे ऑप्शन 2 अडॉप्ट किया है पैरा 46 या 46 है, या ऐसे ही लिख देगा, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, या तो प्रीवियस गैप पॉलिसी के हिसाब से, या फिर आप इंडेक्स 21 अडॉप्ट करो। और यदि कोई नया लोन है या एग्जिस्टिंग लोन है जहाँ पे ऑप्शन 1 टेकन लिया था अपन ने, तो फिर वहाँ एक ही ऑप्शन रह जाता है, इंडेक्स 21 के हिसाब से आपको करना पड़ता है। अगला है पीपीई इंटेंजिबल असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स भी आएगा। और जॉइंट वेंचर वेंचर्स एसोसिएट्स ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली करो जाके चेंज एज पर इंड एस, या फिर आप डीम्ड कॉस्ट यूज करो। डीम्ड कॉस्ट में कैसे, दो ऑप्शन डीम्ड कॉस्ट कैसे, या तो आप प्रीवियस गैप वैल्यू के हिसाब से लिख दो कि जैसे रिकॉर्ड कर दो जो एएस के हिसाब से आज के दिन वैल्यू है वो रिकॉर्ड कर दो, या फिर आज के दिन जो फेयर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर दो। मतलब पीपी इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स, इनके लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके आप इंडेक्स लगाओ, या फिर डीम्ड कॉस्ट यूज कर लो। डीम्ड कॉस्ट में दो ऑप्शन है, या तो प्रीवियस गैप के हिसाब से आज के दिन जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड कर दो, या फिर आज के दिन जो फेयर वैल्यू है वो रिकॉर्ड कर दो। और यदि फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है। अगला है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाइबिलिटी और कंपोनेंट, लाइबिलिटी एंड कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ इशू एज पर इंड एस 109। मतलब जिस दिन वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था ना, जैसे 2019 में 18 में जब भी हुआ था पहले, तो उस दिन जाके उसकी लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट निकालेंगे अपन। तो वो एज पर पीवी करके निकालते हैं ना अपन, एज पर 10 इंडेक्स 109। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एसेट लाइबिलिटी का अमाउंट दिया रहता है, उसमें पीवी करके उसमें से लाइबिलिटी का कंपोनेंट अलग करते हैं, इक्विटी का कंपोनेंट अलग करते हैं, तो वैसे अलग निकालेंगे। तो इक्विटी के कंपोनेंट को तो अपन उस दिन से रिकॉर्ड कर देंगे। अब लाइबिलिटी के इक्विटी कंपोनेंट तो वो रिकॉर्ड हो गया उस दिन जो अपन ने इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकाला वो। अब लाइबिलिटी के लिए कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे ट्रांजिशन डेट तक की। मतलब मान लो लोन 2018 का है, तो अब अपने ट्रांजिशन डेट क्या है, 1 अप्रैल 2023, तो 1 अप्रैल 2023 तक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, और उस दिन की वैल्यू
अपने जो ट्रांजिशन डेट के दिन की वैल्यू आई है, और जो प्रीवियस गैप के हिसाब से वैल्यू है, मतलब जो पहले अभी जो करंट टाइम में है इसके हिसाब से जो वैल्यू रिकॉर्डेड की हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, उन दोनों में यदि कोई डिफरेंस है, ट्रांजिशन डेट पे जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, या फिर लेजर बैलेंस में जो पहले के प्रीवियस गैप के हिसाब से वैल्यू है, उन दोनों में यदि कोई डिफरेंस आएगा तो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू एडजस्ट होगा। और अपन बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रीवियस गैप को एलिमिनेट कर देंगे, और जो लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट ट्रांजिशन डेट के दिन है, एज लाइबिलिटी एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल, और इक्विटी एज पर वो इक्विटी कंपोनेंट वो रिकॉर्ड कर देंगे। और इन दोनों में यदि कोई लेजर बैलेंस और प्रीवियस गैप और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट और ट्रांजिशन डेट में कोई डिफरेंस है, तो अपन रिटेन अर्निंग्स के थ्रू एडजस्ट करेंगे। अब अगला है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये है कि पास्ट में जो भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस हुए हैं उनमें अपन चेंज नहीं करेंगे, मतलब नो रीस्टेटमेंट फॉर पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो गुडविल आ रही आएगी ना उस बिजनेस कॉम्बिनेशन से, जो गुडविल आ रही होगी, वो गुडविल अपन सेम रिकॉर्ड कर लेंगे इस पर प्रीवियस गैप के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है ना उसकी, वही रिकॉर्ड कर लेंगे। बस उसमें एक चीज करेंगे कि अपन गुडविल को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे। जो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल होता है ना, इस पर इंडेक्स इंडेक्स 36, वो इम्पेयरमेंट करेंगे अपन गुडविल में। बाकी रिकॉर्ड तो उसको एज पर सेम प्रीवियस गैप जो पहले की वैल्यू आ रही है ना, उसी अकॉर्डिंग कर देंगे। और यदि मान लो उसमें कोई सेपरेट आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल्स फ्रॉम गुडविल इफ नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड अर्लियर, मतलब जैसे मान लो इस गुडविल में पहले कोई वो था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी वैल्यू आ रही थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटेंजिबल है, पर प्रीवियस गैप के हिसाब से वो इसी में इंक्लूड हो रहा था। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अभी रिकॉर्ड करते टाइम क्या करेंगे, उसको अपन अलग कर लेंगे गुडविल की वैल्यू से और उसको सेपरेटली दिखाएंगे अब। ठीक है। और यदि मान लो कि अपन ने प्रीवियस बिजनेस कॉम्बिनेशंस को रीस्टेट किया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, जैसे मान लो अपनी ट्रांजिशन की डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2023, और अपन ने डेट डिसाइड कर ली कि भाई हम 1 अप्रैल 2019 से लेके अब तक जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस हुए हैं ना, हम केवल उन्हीं को रीस्टेट करेंगे। तो अब 2019 से लेके अब तक जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस हुए हैं उनको रीस्टेट करेंगे। एक्विजिशन आफ्टर सेलेक्टेड डेट रीस्टेट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब 2019 से अब तक जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस हुए हैं ना, उनको अपन रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते हुए रिकॉर्ड करेंगे। और जो 2019 के पहले के जो हुए हैं बिफोर दैट डेट, उनको रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो भी सेम, मतलब उसी के अकॉर्डिंग एनसीआई रिकॉर्ड होगा। यदि मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन को नो रीस्टेटमेंट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन उसमें चेंजेस नहीं किया, तो एनसीआई में भी चेंज नहीं होगा, इस पर प्रीवियस गैप रिकॉर्ड हो जाएगा। और यदि मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन में चेंज किया है, तो फिर ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्टेट होगा इस पर इंड एस। ठीक है। अब लोन लायबिलिटी, लोन में देखो दो चीजें हैं, यदि अपन ने लोन लिया गवर्नमेंट से या फिर लोन लिया अदर देन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से लोन लिया तो दो ऑप्शन अवेलेबल अपने पास, रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करें उसको मार्केट रेट ऑन ओरिजिनल डेट ऑफ इशू, उस दिन जो मार्केट रेट थी उसके अकॉर्डिंग, या फिर अपन प्रीवियस गैप वैल्यू से ही प्रीवियस गैप के हिसाब से जो कैरिंग वैल्यू आ रही है ना उसी पे रिकॉर्ड कर ले। या तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे, या फिर प्रीवियस गैप के हिसाब से जो वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड कर ले। और यदि लोन अदर देन गवर्नमेंट है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि यदि इफ ईआईआर इज अवेलेबल, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट करना पड़ेगा। और यदि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट लोन फ्रॉम गवर्नमेंट है, तो प्रीवियस गैप की वैल्यू से आप कैरिंग वैल्यू का आप से आप कंटिन्यू कर सकते हो, या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हो। और यदि अदर देन गवर्नमेंट है, तो फिर यहाँ पे प्रीवियस गैप वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा आपको। यदि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अवेलेबल नहीं है, तो वो अवेलेबल है तो रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करना पड़ेगा। अब लास्ट है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स में देखो ऐसा है कि यदि एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड बाय प्रीवियस गैप, पिछले गैप के हिसाब से कोई एस्टिमेट्स रिकॉर्डेड थे, यदि थे और उनमें कोई एरर है, अपने को एविडेंस अपने पास कि उनमें कोई एरर है, यदि एरर है तो अपन उनको क्या करेंगे, आज की डेट पे जो कंडीशंस रिफ्लेक्ट कर रही है ना, उस अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक एस्टिमेट रिफ्लेक्टिंग कंडीशंस एट रेलेवेंट डेट, आज के दिन जो कंडीशंस रिफ्लेक्ट कर रही है ना उस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और यदि मान लो कि
एस्टिमेट्स थे, उनमें कोई एरर का एविडेंस नहीं है, और वो कंसिस्टेंट विद इंड एस भी है, तो फिर प्रीवियस एस्टिमेट्स में जो रिकॉर्ड करा था ना, वही रिकॉर्ड कर लेंगे। और यदि मान लो कंसिस्टेंट विद इंड एस नहीं है, तो फिर प्रीवियस एस्टिमेट्स एंड एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट इंड एस, प्रीवियस एस्टिमेट्स यूज करके